चैप्टर 32 हवाई अड्डे के रास्ते पर मेरी आंखें पूरी तरह से बंद रहीं। बहुत समय बीतने के बाद भी मैं बिना सातू के बारे में सोचे उड़ नहीं पाया। लियोन में सब कुछ बहुत तेज और कुशल था। जाहिर है मैथ्यू सैप्ट टूर्स से मामले की व्यवस्था कर रहा था और उसने अधिकारियों को सूचित किया था कि विमान का इस्तेमाल मेडिकल ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा रहा था। एक बार जब उसने अपना पहचान पत्र दिखाया और हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने मेरे चेहरे को अच्छी तरह से देखा, तो मुझे मेरी आपत्तियों के बावजूद व्हीलचेयर पर बिठाया गया और विमान की ओर धकेला गया, जबकि एक इमिग्रेशन अधिकारी मेरे पासपोर्ट पर मुहर लगाते हुए पीछे पीछे आया। बाल्डविन आगे बढ़ गया और लोग जल्दी से हमारे रास्ते से हट गए। डे क्लेरमोंट जेट को एक लग्जरी याट की तरह बनाया गया था, जिसमें कुर्सियां थीं जो बिस्तर बनाने के लिए मोटी हो गई थीं, असबाब वाला बैठने और टेबल के क्षेत्र, और एक छोटी सी गैली जहां एक वर्दीधारी परिचारक रेड वाइन की बोतल और कुछ ठंडा मिनरल वाटर के साथ इंतजार कर रहा था। मैथ्यू ने मुझे एक रिक्लाइनर में बिठाया, मेरी पीठ पर दबाव कम करने के लिए तकियों को तकियों की तरह व्यवस्थित किया। उसने मेरे सबसे नज़दीक की सीट ली। बाल्डविन ने एक बोर्ड मीटिंग आयोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ी टेबल का प्रभार संभाला, जहां उसने कागजात फैलाए, 2 अलग-अलग कंप्यूटरों पर लॉगिन किया और फ़ोन पर लगातार बात करना शुरू कर दिया। उड़ान भरने के बाद मैथ्यू ने मुझे सोने का आदेश दिया। जब मैंने विरोध किया, तो उसने मुझे और मॉफिन देने की धमकी दी। हम अभी भी बातचीत कर रहे थे जब उसका फ़ोन उसके पैकेट में बज उठा। मार्कस, उन्होंने स्क्रीन पर नज़र डालते हुए कहा। बाल्डविन ने अपनी मेज से ऊपर देखा। मैथ्यू ने हरा बटन दबाया। हेलो, मार्कस, मैं बाल्डविन और डायना के साथ न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में हूँ। उसने जल्दी से कहा। मार्कस को जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया। उसका बेटा कुछ शब्द ही बोल पाया था कि फ़ोन कट गया। मैथ्यू ने जैसे ही फ़ोन का लाल बटन दबाया, स्क्रीन पर टेक्स्ट की लाइनें चमकने लगीं। निजता की ज़रूरत वाले पिशाचों के लिए टेक्स्ट मैसेजिंग ईश्वर का वरदान रहा होगा। मैथ्यू ने जवाब दिया, उसकी उंगलियां कुंजियों पर उड़ रही थीं। स्क्रीन काली हो गई और उसने मुझे एक तंग मुस्कान दी। सब ठीक है, मैंने धीरे से पूछा, क्योंकि मुझे पता था कि पूरी कहानी हमें बाल्डविन से दूर जाने तक बतानी पड़ेगी। हाँ, वो बस ये जानने को उत्सुक था कि हम कहाँ हैं। ये बात संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि उस समय बहुत था। नींद की वजह से मैथ्यू को मुझसे सोने के लिए और कोई अनुरोध करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे ढूंढने के लिए शुक्रिया, मैंने कहा। मेरी आंखें बंद हो गईं। उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने अपना सिर झुकाया और चुपचाप मेरे कंधे पर रख दिया। मैं तब तक नहीं जागा जब तक हम ला गार्डिया में नहीं उतरे, जहां हम निजी विमानों के लिए आरक्षित क्षेत्र में रुके। हमारा वहां पहुंचना और शहर के दूसरी तरफ एक व्यस्त, अधिक भीड़भाड़ वाले हवाई अड्डे पर पहुंचना पिशाच यात्रा की जादुई दक्षता और सुविधा का एक और उदाहरण था। मैथ्यू की पहचान ने और भी जादू का काम किया और अधिकारियों ने हमें तेजी से आगे बढ़ाया। एक बार जब हम कस्टम और इमिग्रेशन से बाहर निकल गए, तो बाल्डविन ने हमारा निरीक्षण किया। मैं अपनी व्हीलचेयर पर था और उसका भाई पीछे खड़ा था। उन्होंने टिप्पणी की, आप दोनों नरक जैसे दिखते हैं। ताग्यूले, मैथ्यू ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, उसकी आवाज़ तीखी थी। अपनी सीमित फ्रेंच के साथ भी, मुझे पता था कि यह ऐसी बात नहीं थी जिसे तुम अपनी माँ के सामने कहोगे। बाल्डविन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बेहतर है, मैथ्यू। मुझे खुशी है कि तुम में अभी भी कुछ लड़ने की क्षमता बची हुई है। तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। मैं भी उतना ही मर्दाना था जितना वह था, गोताखोरों और लड़ाकू पायलटों के लिए बना हुआ, कई डायल और नकारात्मक जी-फोर्स दबाव से बचने की क्षमता के साथ। कुछ घंटों में एक मीटिंग है, लेकिन मैं तुम्हें पहले कुछ सलाह देना चाहता था। मैंने इस पर काम कर लिया है, बाल्डविन, मैथ्यू ने खतरनाक रूप से रेशमी आवाज में कहा। नहीं, आप ऐसा नहीं करते। इसके अलावा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। बाल्डविन नीचे झुका, अपने विशाल शरीर को मोड़ा ताकि वह अपनी अनोखी, हल्की भूरी आंखों को बंद कर सके। क्या तुम जानती हो कि गैम्बिट क्या होता है, डायना? अस्पष्ट रूप से शतरंज से। ये सही है, उसने जवाब दिया।
एक जुआ आपके प्रतिद्वंद्वी को झूठी सुरक्षा की भावना में बहलाता है। आप अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर बलिदान करते हैं। मैथ्यू थोड़ा गुर्राया। मैंने कहा, मैं मूल सिद्धांत समझता हूँ। ला पियरे में जो कुछ हुआ वो मुझे जुआ लगता है, बाल्डविन ने कहा, उसकी आंखें कभी नहीं हिलीं। मंडली ने तुम्हें किसी कारण से जाने दिया। वे अपना अगला कदम उठाने से पहले अपना अगला कदम उठाएं। एक अच्छी लड़की की तरह अपने पेट का इंतजार मत करो और यह सोचकर धोखा मत खाओ कि तुम्हारी वर्तमान आज़ादी का मतलब है कि तुम सुरक्षित हो। तय करो कि जीवित रहने के लिए क्या करना है और उसे करो। धन्यवाद। हो सकता है कि वो मैथ्यू का भाई हो, लेकिन बाल्डविन की नज़दीकी शारीरिक उपस्थिति परेशान करने वाली थी। मैंने विदाई में अपनी धुंध से लिपटी दाहिनी भुजा उसकी ओर बढ़ा दी। बहन, परिवार में एक दूसरे को इस तरह से अलविदा नहीं कहा जाता। बाल्डविन की आवाज़ में हल्की सी हंसी थी। उसने मुझे प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया, लेकिन मेरे कंधों को पकड़ लिया और मेरे गालों पर चूमा। जैसे ही उसका चेहरा मेरे चेहरे के ऊपर से गुजरा, उसने जानबूझकर मेरी खुशबू को अंदर लिया। यह एक धमकी की तरह लगा और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका मतलब यही था। जैसे कि उसने मुझे छोड़ दिया और खड़ा हो गया। मैथ्यू, एक बिएंटोट। रुको। मैथ्यू अपने भाई के पीछे चला गया। अपनी चौड़ी पीठ का इस्तेमाल करके मेरा नज़ारा रोकने के लिए उसने बाल्डविन को एक लिफाफा थमा दिया। काले मोम का घुमावदार टुकड़ा उनके प्रयासों के बावजूद दिखाई दे रहा था। तुमने कहा था कि तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे। ला पाइम के बाद तुम शायद पुनर्विचार करते। बाल्डविन ने सफ़ेद आयत को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर कड़वाहट आ गई और फिर वह हार मान गया। लिफाफा लेते हुए उसने अपना सिर झुकाया और कहा, जेसुइस अब बोलने कमांडे सेग्नोर। शब्द औपचारिक थे, वास्तविक भावना के बजाय प्रोटोकॉल से प्रेरित थे। वो एक शूरवीर था और मैथ्यू उसका गुरु था। बाल्डविन ने तकनीकी रूप से मथा अधिकार के आगे सिर झुकाया था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह एक प्रचलित परंपरा की पैरोडी थी। ये बात समझ में नहीं आई। उसने अपना ललाट ऊपर उठाया। मैथ्यू ने बाल्डविन के नज़रों से ओझल होने तक इंतजार किया और फिर मेरे पास लौटा। उसने व्हीलचेयर के हैंडल पकड़ लिए। चलो, कार ले चलते हैं। कहीं न कहीं यूनिफॉर्म बैकसीट में बैठे आदमी ने यात्री को देखा। अलेंटेक, मैथ्यू ने हमारे आगमन के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। हमने रेंज रल को टर्मिनल कर रेंज रोवर से उठाया, जो मैथ्यू की हथेली में चाबियां गिरा रहा था, हमारे बैग ट्रंक में रखे और बिना कुछ कहे चले गए। मैथ्यू ने यॉर्क में शरद ऋतु के बजाय आर्कटिक ट्रैकिंग के लिए डिज़ाइन किए गए नीले पाका में हाथ डाला और इसे एक गाय से भरे घोंसले की तरह व्यवस्थित किया। जल्द ही हम सुबह के समय शहर के ट्रैफिक से गुजर रहे थे और फिर ग्रामीण इलाकों में पहुंच गए। नेविगेशन सिस्टम को प्रोग्राम किया गया था। एन मेडिसन का पता और हमें सूचित किया कि हमें सारा और एन एक मैथ्यू पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इसके बारे में चिंता करने से ज़्यादा इटल को देखना चाहिए और आकाश को चमकाना शुरू कर दिया। हम नाश्ते के तुरंत बाद घर आ जाएंगे। ये दिलचस्प होगा। सारा कॉफ़ी पीने से पहले अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं थी, क्योंकि कॉफ़ी की प्रचुर मात्रा उसके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर गई थी। हमें उन्हें फ़ोन करके बता देना चाहिए कि वे कब हमसे मिलने आएंगे। वे पहले से ही जानते हैं। मैंने उन्हें सैप्ट टूल्स से फ़ोन किया था, पूरी तरह से नियंत्रित महसूस करते हुए और मॉफिन और थकान से थोड़ा सा सुस्त महसूस करते हुए मैं ड्राइव के लिए वापस बैठ गया। हम मुश्किल खेतों और छोटे घरों से गुजरे, जिनके रसोई और बेडरूम में सुबह की रोशनी जगमगा रही थी। अक्टूबर में अपेटेट न्यूयॉर्क अपने सबसे अच्छे रूप में होता है। अब पेड़ लाल और सुनहरे पत्तों से जल रहे थे। पत्ते गिरने के बाद मेडिसन और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जंग लगा हुआ भूरा रंग दिखाई देता था और ऐसा ही रहता था जब पहली बर्फ ने दुनिया को शुद्ध सफ़ेद बल्लेबाजी में ढक दिया था। हम बिशप हाउस की ओर जाने वाली उबड़ खाबड़ सड़क पर उतरे। 18वीं सदी के आखिर की लाइनें बॉक्सी और उदार थीं और यह सड़क से पीछे एक छोटे से टीले पर स्थित थी, जो पुराने सेब के पेड़ों और बकाइन की झाड़ियों से घिरा हुआ था। सफ़ेद क्लैपबोर्ड को फिर से रंगने की सख्त ज़रूरत थी और पुरानी पिकेट जगह जगह से गिर रही थी।
हालांकि दोनों चिमनियों से पीली धुएं उठ रही थीं, जो हवा को ऑट्योर वुड के धुएं से भर रही थीं। मैथ्यू ने माइक्रोवेव को खींचा, जो बर्फ से ढके गड्ढों से भरा हुआ था। रेंज रोवर ने उन पर अपनी गड़गड़ाहट की और उसने नेद सनाली की बीलाप एक बार बैंगनी कैक को पार्क किया। बम्पर स्टिकर की एक नई फसल पीछे की ओर लगी हुई थी। मेरी दूसरी कार एक झाड़ू है, जो एक बारहमासी पसंदीदा है, आई एम पैगन और आईवोड के बगल में अटकी हुई थी। एक और घोषित विकन आर्मी हम चुपचाप निकेहट में नहीं जाएंगे। मैथ्यू ने कार बंद की और मेरी तरफ देखा। मुझे ही घबराया हुआ होना चाहिए। क्या आप नहीं हैं? मैं उतना घबराया हुआ नहीं हूँ जितना आप हैं। घर आते ही मैं हमेशा एक किशोर की तरह व्यवहार करता हूँ। मैं बस टीवी रिमोट पर हाथ रखना और आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। हालांकि मैं उसकी खातिर खुश और प्रसन्न रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इस घर वापसी का बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहा था। मुझे यकीन है कि हम इसका प्रबंध कर सकते हैं, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इस बीच ये दिखावा करना बंद करो कि कुछ हुआ ही नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो और तुम अपने लोगों को भी बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। उसने मुझे अंदर बैठाकर हमारा सामान सामने के दरवाजे तक पहुंचाया। हमने आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया था, जिसमें 2 कंप्यूटर बैग, मेरा बदनाम येल डफल और एक सुंदर चमड़े का सूटकेस शामिल था, जिसे शायद विक्टोरियन मूल का समझ लिया गया हो। मैथ्यू का इंडिक्लियर किट, उसका लंबा ग्रे कोट, मेरे चमकीले नए पाक और शराब का एक केस भी था। आखिरी मैथ्यू की ओर से एक समझदारी भरा एहतियात था। सारा का स्वाद सख्त चीजों की ओर था और एम शराब नहीं पीती थी। मैथ्यू ने मुझे कार से बाहर निकाला, मेरे पैर झूल रहे थे। सीढ़ियों पर सुरक्षित रूप से खड़े होकर मैंने सावधानी से अपने दाहिने टखने पर वजन डाला। हम दोनों घर के लाल 18वीं सदी के दरवाजे के सामने थे। इसके दोनों ओर छोटी छोटी खिड़कियां थीं, जिनसे सामने का नज़ारा दिखाई देता था। घर का हर दिया स्वागत के लिए जला हुआ था। मुझे कॉफ़ी की गंध आ रही है, उसने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा। वे तो उठ गए हैं। मेरे स्पर्श से घिसी पिटी जानी पहचानी कुंडी खुल गई। हमेशा की तरह बिना रुके, अपना संयम खोने से पहले मैंने सावधानी से अंदर कदम रखा। सारा। सर्दी की गहरी निर्णायक लिखावट में एक नोट सीढ़ियों के न्यूल पोस्ट पर चिपका हुआ था। बाहर, सोचा कि घर को पहले तुम्हारे साथ अकेले में कुछ समय बिताने की जरूरत है। धीरे धीरे आगे बढ़ो, मैथ्यू एम के पुराने कमरे में रह सकता है। तुम्हारा कमरा तैयार है। एम के गोल गोल घुमाव में एक पोस्टस्क्रिप्ट थी। तुम दोनों अपने माता पिता के कमरे का इस्तेमाल करो। मेरी आंखें हॉल से निकलने वाले कोर्स पर पसीना बहा रही थीं। वे सभी खुले खड़े थे और ऊपर कोई धमाका नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि रख रखाव कक्ष में ताबूत के दरवाजे भी शांत थे, बजाय इसके कि वे अपने टिका पर बेतहाशा झूल रहे हों। यह एक अच्छा संकेत है। क्या वे घर से बाहर चले गए हैं? मैथ्यू उलझन में दिख रहा था। नहीं, ये चुप्पी है। ये घर नए लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जाना जाता है। क्या ये घर भूतिया है? मैथ्यू ने दिलचस्पी से चारों ओर देखा। हम चुड़ैल हैं, बेशक घर में भूत प्रेत है, लेकिन यह उससे भी बढ़कर है। घर जीवंत है। आगंतुकों के बारे में इसके अपने विचार हैं, और जितने अधिक बिशप हैं, यह उतना ही बुरा होता है। यही कारण है कि एम और सारा लेल। एक फॉस्फोरेसेंट धब्बा मेरी परिधीय दृष्टि में अंदर और बाहर चला गया। धब्बा मेरी परिधीय दृष्टि में अंदर और बाहर चला गया, और दादी, जिनसे मैं कभी नहीं मिला था, अपरिचित रॉकिंग चेयर में मेरे लंबे समय से मृत कमरे की चिमनी के पास बैठी थी। वह अपनी मुस्कुराहट के रूप में युवा और सुंदर लग रही थी। मेरे अपने होंठ प्रतिक्रिया में मुड़े हुए थे, ऊपर की ओर लैंडिंग पर रखते हुए। जब वह शादी की तस्वीर पर, दादी, मैंने संकोच से कहा, वह देखने में बहुत सुंदर है न? उसने पलक झपकाते हुए कहा, उसका वोज मोम लगे कागज की तरह जंग खा रहा था। एक और सिर। दरवाजे के फ्रेम के आसपास उभरा। 3 कहते हैं, दूसरे भूत ने सहमति व्यक्त की। हालांकि मर जाना चाहिए था। मेरी दादी ने सिर हिलाया। मान लीजिए,
एलिजाबेथ, लेकिन वह जो है वही है। हमें उसकी आदत हो जाएगी। मैथ्यू कीपिंग रूम की दिशा में घूर रहा था। कोई है वहाँ, उसने आश्चर्य से भरकर कहा। मैं लगभग उनकी गंध महसूस कर सकता हूँ और हल्की आवाजें सुन सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकता। भूत। महल की काल कोठरी की याद आते ही मैंने अपनी माँ और पिता की ओर देखा। ओह, वे यहाँ नहीं हैं, मेरी दादी ने दुखी होकर कहा। निराश होकर मैंने अपना ध्यान अपने मृत परिवार से हटाकर अपने मृत पति पर केंद्रित कर लिया। चलो ऊपर चलते हैं और बैगा को हटा देते हैं। इससे घर को तुम्हें जानने का मौका मिलेगा। इससे पहले कि हम एक इंच भी आगे बढ़ पाते, फर की एक कोयले जैसी गेंद घर के पीछे से एक खून खराबे वाली चीख के साथ बाहर निकली। मैं अचानक मुझसे 1 फुट की दूरी पर रुक गया और एक फुफकारती हुई बिल्ली में बदल गया। उसने अपनी पीठ को मोड़ा और फिर से चीखने लगी। आपको भी देखकर अच्छा लगा। तबीथा सारा की बिल्ली मुझसे नफरत करती थी और यह भावना आपसी थी। तबीथा ने अपनी रीढ़ को उचित संरेखण में लाया और मैथ्यू की ओर बढ़ी। आमतौर पर पिशाच कुत्तों के साथ अधिक सहज होते हैं, उन्होंने टिप्पणी की जब तबीथा उनके टखनों के चारों ओर लिपट गई। अचूक बिल्ली जैसी प्रवृत्ति के साथ तबीथा ने मैथ्यू की असहजता को समझा और अब अपनी प्रजाति के बारे में उसका मन बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अपना सिर उसकी पिंडली से टकराया और जोर से चिल्लाने लगी। उस पर धिक्कार है, मैंने कहा। तबीथा के लिए ये स्नेह का एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन था। वह वास्तव में दुनिया के इतिहास में सबसे विकृत बिल्ली है। तबीथा ने मैथ्यू के निचले पैरों पर अपना विलासपूर्ण ध्यान पुनः शुरू किया। बस उसे अनदेखा करो, मैंने सीढ़ियों की ओर लंगड़ाते हुए कहा। मैथ्यू ने बैग उठाया और पीछे पीछे चला गया। बैरिस्टर को पकड़कर मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। मैथ्यू ने मेरे साथ साथ हर कदम उठाया। उसका चेहरा उत्साह और दिलचस्पी से हल्का हो गया था। वो इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि घर वाले उसे एक बार देख रहे थे। हालांकि मेरा शरीर प्रत्याशा से अकड़ गया था। तस्वीरें अनजान मेहमानों पर गिर गई थीं, दरवाजे और खिड़कियां खुल और बंद हो रही थीं, और बिना किसी चेतावनी के लाइटें जल और बुझ रही थीं। जब हम बिना किसी घटना के लैंडिंग पर पहुंच गए तो मैंने राहत की सांस ली। मेरे बहुत से मित्र मेरे घर नहीं आते थे। जब उसने भौहें चढ़ाईं तो मैंने समझाया सिराक्यूज के मॉल में उनसे मिलना आसान था। ऊपर की मंजिल पर केंद्रीय सीढ़ी के चारों ओर एक वर्ग की व्यवस्था की गई थी। एम और सारा का सामने वाला कोना ड्राइववे को देखता है। मेरी माँ और पिताजी का कमरा घर के पीछे था, जहाँ से खेतों और पुराने सेब के बगीचे का एक हिस्सा दिखाई देता था, जो धीरे धीरे ओक और मेपल के गहरे जंगल में बदल गया। दरवाज़ा खुला था, अंदर एक रोशनी थी। मैं स्वागत करते हुए सुनहरे आयत की ओर हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा और दहलीज पार कर गया। कमरा गर्म और आरामदायक था। उसका चौड़ा बिस्तर रजाई और तकियों से भरा हुआ था। सादे सफ़ेद पर्दों को छोड़कर कुछ भी मेल नहीं खाता था। फर्श चौड़े पाइन तख्तों से बना था जिसमें हेयर ब्रश को समाहित करने के लिए पर्याप्त जगह थी। बाथरूम दाईं ओर खुला था और अंदर रेडिएटर पॉप और फुफकार रहा था। घाटी की लिली, मैथ्यू ने टिप्पणी की, उसके नथुने सभी नई सुगंधों से फैल गए। मेरी माँ का पसंदीदा इत्र। एक बयूरो पर खड़ा था डायोरसमो की प्राचीन बोतल, एक फीका काले और सफ़ेद हाउंडस्टूथ रिबन गर्दन के चारों ओर लपेटा के साथ। मैथ्यू ने बैग को फर्श पर गिरा दिया। क्या यह आपको यहाँ रहने के लिए परेशान करने वाला है? उसकी आंखें भर आईं। आप अपना पुराना कमरा ले सकते हैं, जैसा कि सारा ने सुझाव दिया था। कोई संभावना नहीं, दृढ़ता से कहा। मैं अटारी में हूँ, बाथरूम यहाँ नीचे है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम दोनों एक ही बिस्तर में फिट हो सकें। मैथ्यू ने दूसरी ओर देखा। थॉर्ड ने सोचा था कि हम अलग अलग बिस्तरों पर नहीं सो रहे हैं। मैं पिशाचों के बीच जितनी आपकी पत्नी हूँ, चुड़ैलों के बीच भी मैं उतनी ही हूँ। मैंने बीच में ही टोकते हुए उसे अपनी ओर खींचा। घर एक छोटी सी आह के साथ अपनी नींव पर स्थिर हो गया, जैसे कि एक लंबी बातचीत के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। नहीं, लेकिन यह आसान हो सकता है। किसके लिए? फिर से टोका गया। तुम्हारे लिए, उसने बात खत्म की। तुम दर्द में हो,
तुम बिस्तर पर अकेले ज्यादा अच्छी नींद सो पाओगे। उसके बिना मेरी नींद पूरी नहीं होती। ऐसा कहकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने हाथ उसकी छाती पर टिका दिए। सोने की व्यवस्था के मामले से उसका ध्यान हटाने के लिए, मुझे चूमो। उसका मुंह कोमल में कड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों ने कहा हाँ। मैंने अपने शरीर को उसके खिलाफ दबाया और मैंने एक चुंबन के साथ जवाब दिया जो मीठा था। मुझे लगा था कि तुम खो गए हो। जब हम अलग हुए तो उसने अपना सिर मीना से टिकाते हुए कहा, टॉमवर, अब मुझे डर है कि सतू ने जो किया उसके कारण तुम 1000 टुकड़ों में बिखर जाओगे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं पागल हो जाता। मेरी कमी ने मैथ्यू को घेर लिया और वह थोड़ा शांत हो गया। जब उसके हाथ मेरे कूल्हों के चारों ओर फिसले तो वह और भी शांत हो गया। वे अपेक्षाकृत सुरक्षित थे और उसका स्पर्श आरामदायक और विद्युतीय दोनों था। सतू के साथ मेरी परीक्षा के बाद से मेरी उसके लिए ज़रूरत और भी बढ़ गई थी। क्या तुम 117 महसूस कर सकते हो? ये हाथ मेरे हाथ में है और मैं इसे अपनी छाती के बीच में दबा रहा हूँ। क्या महसूस हुआ? मैथ्यू का चेहरा हैरान था। मुझे नहीं पता था कि उसकी असामयिक इंद्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैंने उस चेन पर ध्यान केंद्रित किया जो तब खुली थी जब उसने मुझे पहली बार चूमा था। जब मैंने उसे काल्पनिक उंगली से छुआ तो उसमें से लगातार गुनगुनाहट निकली। मैथ्यू ने चौंकते हुए कहा, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। क्या मैं कुछ सुन सकता हूँ? क्या है? उसने अपना कान मेरी छाती पर टिका दिया। ये तुम हो, मेरे अंदर, मैंने कहा। तुमने मुझे एक लंबी, चांदी जैसी जंजीर के अंत में एक लंगर दिया है। शायद इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में इतना निश्चित हूँ। मेरी आवाज़ धीमी हो गई। बशर्ते मैं महसूस कर सकता था कि तुम्हारे साथ यह संबंध है। सतू कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता था या कर सकता था जिसे मैं सहन न कर सकता था। मैं उस ध्वनि की तरह हूँ जो तुम्हारे खून से निकलती है जब तुम अपने मन से राकासा से बात करते हो या जब तुम चुड़ैल को बुलाते हो। अब जब मुझे पता है कि क्या सुनना है, तो ये सुनाई देता है। यस्ब्यू ने कहा था कि मेरा शरीर मेरी चुड़ैल के खून को गाते हुए सुन सकता है। मैंने चेन के संगीत को तेज करने की कोशिश की, इसके कंपन बाकी हिस्सों में चले गए। मैथ्यू ने अपना सिर उठाया और मुझे एक शानदार मुस्कान दी। अद्भुत। गुनगुनाहट और भी तीव्र हो गई और मेरे भीतर से बह रही ऊर्जा पर नियंत्रण खो दिया। ऊपर सितारों का एक समूह जीवन में फूट पड़ा और कमरे में से निकल गया। उफ! दर्जनों भूतिया ईव्स मेरी पीठ पर झुनझुनी कर रहे थे। घर ने मेरे पूर्वजों की पूछताछ भरी निगाहों से बचने के लिए दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया, जो आतिशबाजी देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जैसे कि यह स्वतंत्रता दिवस हो। क्या तुमने ऐसा किया? मैथ्यू ने बंद दरवाजे पर ध्यान से देखा। नहीं, उसने धीरे से समझाया। फुलझड़ियाँ मेरी थीं। वह घर था, इसमें निजता का खास महत्व है। भगवान का शुक्र है। वह बुदबुदाया, मेरे कूल्हों को मजबूती से अपनी ओर खींचते हुए, और मुझे फिर से इस तरह चूमा कि दूसरी तरफ के भूत बुदबुदाने लगे। आतिशबाजी की चमक पक्षियों की छाती के ऊपर नीले रंग की रोशनी की धारा के साथ समाप्त हो गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैथ्यू क्लेयरमोंट, मैंने तुरंत ही कहा। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डायना बिशप, उसने औपचारिक रूप से उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारा बेटा और एमिली पेड़ पर चढ़ रहे होंगे। मुझे घर का बाकी हिस्सा दिखाओ ताकि वे अंदर आ सकें। धीरे धीरे हम दूसरी मंजिल के अन्य कमरों में गए, जिनमें से अधिकांश अब खाली पड़े थे और उनमें एमी की याद सेल की लत के कारण पैदा हुए विविध प्रकार के सामान और सारा कबाड़ भरा हुआ था, जिसे सारा इस डर से फेंक नहीं सकती थी कि एक दिन उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैथ्यू ने मुझे अटारी बेडरूम तक सीढ़ियों से चढ़ने में मदद की, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था बिताई थी। वहां अभी भी दीवारों पर संगीतकारों के पोस्टर लगे हुए थे और बैंगनी और हरे रंग के गहरे शेड्स थे जो एक किशोर द्वारा परिष्कृत योजना के लिए किए गए प्रयास थे। नीचे हमने मेहमानों के स्वागत के लिए बनाए गए बड़े औपचारिक कमरों को देखा। सामने के दरवाजे के एक तरफ रख रखाव कक्ष और सामने का कार्यालय और छोटा सा पारिया। हम शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले भोजन कक्ष से गुजरे और घर के बीचों बीच पहुंचे एक पारिवारिक कमरा जो टीवी रूम और खाने के क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए काफी बड़ा था,
रसोई घर सबसे दूर के छोर पर था। मुझे लगता है कि एम ने फिर से सुई बुनाई का काम शुरू कर दिया है, मैंने कहा, फूलों की टोकरी के साथ आधा अधूरा कैनवास उठाते हुए। और सारा गाड़ी से गिर गई है। क्या वह धूम्रपान करती है? मैथ्यू ने हवा में लंबी सांस ली। जब वह तनाव में होती है, एम को बाहर की गंध से परेशानी हो सकती है, लेकिन आप अभी भी इसे सूंघ सकते हैं। क्या यह आपको परेशान करता है? लास ने पूछा, उसे इस बात का एहसास था कि वह कितना संवेदनशील है। दियू, डायना, मैंने तो इससे भी बुरी गंध महसूस की है, उसने जवाब दिया। विशाल रसोई में ईंटों की भट्टियों की दीवार और एक विशाल वॉक इन चिमनी बनी हुई थी। आधुनिक उपकरण भी थे, और पुराने पत्थर के फर्श जो 2 शताब्दियों तक गिरे हुए बर्तन, गिले जानवर, कीचड़ से सने जूते और अन्य अधिक जादुई पदार्थों को सहन कर चुके थे। मैंने उसे सारा के बगल के कार्य कक्ष में ले जाया। मूल रूप से एक स्वतंत्र ग्रीष्मकालीन रसोई, यह अब घर से जुड़ी हुई थी और अभी भी स्टू के बर्तन और मांस भूनने के लिए स्पिट्स रखने के लिए क्रेन से सुसज्जित थी। जड़ी बूटियां छत से लटकी हुई थीं और एक भंडारण मचान में सूखे फल और उसके लोशन और औषधियों के जार रखे हुए थे। रसोई में वापस आ गया। ये कमरा बहुत भूरा है। मैंने पोर्च की लाइट को बार बार चालू और बंद करते हुए सजावट का अध्ययन किया। बिशप का लंबे समय से यह संकेत था कि प्रवेश करना सुरक्षित है। वहाँ एक भूरा रेफ्रिजरेटर, भूरे रंग की लकड़ी की अलमारियाँ, गर्म लाल भूरे रंग की ईंट, एक भूरे रंग का रोटरी डायल फोन और थका हुआ भूरा चेक वाला वॉलपेपर था। इसमें सफ़ेद रंग की एक नई परत की ज़रूरत है। मैथ्यू की थोड़ी ऊपर उठी और उसकी नज़र पीछे के दरवाजे पर पड़ी। अगर तुम काम करने की पेशकश कर रहे हो तो फरवरी इस काम के लिए आदर्श महीना होगा। मदरूम से एक कर्कश आवाज आई। सारा कोने में घूमी। उसने जीन्स और एक ओवरसाइज प्लेड फ्लेनेल शर्ट पहन रखी थी। उसके लाल बाल बिखरे हुए थे और ठंड के कारण उसके गाल चमक रहे थे। हेलो सारा, मैंने सिंक की ओर पीछे हटते हुए कहा। हेलो डायना। सारा मेरी आंख के नीचे की चोट को ध्यान से देखती रही। क्या ये पिशाच है? मैं समझती हूँ। हाँ, मैं परिचय देने के लिए फिर से आगे बढ़ा। सारा की तीखी नज़र मेरे टखने पर पड़ी। सारा, ये मैथ्यू क्लेयरमोंट है। मैथ्यू, मेरी मौसी, सारा बिशप। मैथ्यू ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। सारा, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। सारा ने जवाब में अपने होंठ सिकुड़े। मेरी तरह, उसकी थोड़ी भी बिशप की तरह थी, जो उसके चेहरे के बाकी हिस्सों के लिए थोड़ी ज्यादा लंबी थी। अब ये और भी ज्यादा उभरी हुई थी। मैथ्यू, जब उनके हाथ मिले, सारा ने चिंघाड़ते हुए कहा। हाँ, उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा, वह निश्चित रूप से एक पिशाच है। मदद के लिए धन्यवाद सारा, एम ने बड़बड़ाते हुए कहा, एक हाथ में छोटे छोटे लट्ठे लेकर और अधीर भाव से अंदर आते हुए। वह मुझसे या सारा से लंबी थी, और उसके बालों की चमकती चांदी की टोपी किसी तरह उसे उसके रंग से कम उम्र का दिखा रही थी। जब उसने हमें रसोई में खड़े देखा तो उसका पतला चेहरा खुशी से मुस्कुरा उठा। मैथ्यू ने लकड़ी को उससे दूर ले जाने के लिए छलांग लगाई। तभी था, जो अभिवादन की पहली हड़बड़ाहट के दौरान अनुपस्थित थी, ने उसके पैरों के बीच 8 का आकार बनाकर चिमनी की ओर उसकी प्रगति में बाधा डाली। चमत्कारिक रूप से, पिशाच उस पर पैर रखे बिना कमरे के दूसरी ओर पहुंच गया। धन्यवाद मैथ्यू, और उसे घर लाने के लिए भी धन्यवाद। हम बहुत चिंतित थे। एम ने अपनी बाहें हिलाईं, उसके स्वेटर के ऊन से छाल के टुकड़े उड़ रहे थे। आपका स्वागत है एमिली, उसने कहा। उसकी आवाज में अप्रतिरोध्य गर्मजोशी और समृद्धता थी। एम पहले से ही मंत्रमुग्ध दिख रही थी। सारा और भी सख्त होने जा रही थी, हालांकि वह हैरानी से मैथ्यू की बांह पर चढ़ने के लिए तबीथा के प्रयासों का अध्ययन कर रही थी। मैंने छाया में पीछे हटने की कोशिश की, इससे पहले कि एम को मेरा चेहरा साफ नजर आए, लेकिन मैं बहुत देर हो चुकी थी। वह घबरा कर बोली, ओह डायना। सारा ने एक स्टूल निकाला और आदेश दिया, बैठो। मैथ्यू ने अपनी बाहें थोड़ी सी क्रॉस की, मानो हस्तक्षेप करने के प्रलोभन का विरोध कर रहा हो। मुझे बचाने की उसकी भेड़िया जैसी ज़रूरत सिर्फ इसलिए कम नहीं हुई क्योंकि हम मेडिसन में थे,
और मेरे बहुत नज़दीक आने वाले जीवों के प्रति उसकी सख्त नापसंदगी सिर्फ दूसरे पिशाचों तक ही सीमित नहीं थी। मेरी चाची की नज़र मेरे चेहरे से लेकर मेरे कॉलरबोन तक गई। चलो शर्ट उतार देते हैं, उसने कहा। मैं कर्तव्यनिष्ठा से बटनों तक पहुंचा। शायद आपको ऊपर डायना की जांच करनी चाहिए। एम ने मैथ्यू पर एक घबराई हुई नज़र डाली। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी कोई चीज़ देख पाएगा जो उसने पहले न देखी हो। तुम्हें भूख तो नहीं लगी है न? सारा ने पीछे मुड़कर देखे बिना कहा। नहीं, मैथ्यू ने सूखी आवाज में कहा। टेट विमान पर। मेरी चाची की आंखें मेरी गर्दन पर चमक उठीं। एम की भी आंखें चमक उठीं। सारा, इमल, मैं क्रोधित था। बस जांच कर रही हूँ, सारा ने धीरे से कहा। अब शर्ट उतार दी गई थी और उसने मेरी बांह पर लपेटी गई पट्टी, मेरे ममीकृत धड़ और अन्य कट और चोटों को देखा। मैथ्यू ने पहले ही मेरी जांच कर ली है। वो एक डॉक्टर है, याद है? उसकी उंगलियां मेरी कॉलरबोन को टटोल रही थीं। मैं चौंक गया, हालांकि वह इसे नहीं समझ पाया। यह एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है। वह गाल की हड्डी तक पहुंच गई। मैं फिर चौंक गया। उसके टखने में क्या समस्या है? हमेशा की तरह, मैं सारा से कुछ भी नहीं छिपा पाया था। एक बुरी मोच के साथ सभी प्रथम और द्वितीय डिग्री के धक्कों के साथ। मैथ्यू सारा के हाथों को घूर रहा था। अगर उसने मुझे बहुत अधिक असुविधा पहुंचाई तो उसे खींचने के लिए तैयार था। आपको एक ही जगह पर नितंब और मोच कैसे मिल जाती है? सारा मैथ्यू के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे वह प्रथम वर्ष का मेडिकल छात्र हो। आप इन्हें एक क्रूर चुड़ैल द्वारा उल्टा लटकाए जाने से प्राप्त करते हैं, मैंने उसे उत्तर दिया, थोड़ा सा घबराते हुए, जबकि सारा मेरे चेहरे की जांच करना जारी रखती थी। इसके नीचे क्या है? सारा ने मेरी बांह की ओर इशारा करते हुए पूछा, जैसे मैंने कुछ कहा ही न हो। ये चीरा इतना गहरा है कि उसमें टांका लगाने की आवश्यकता होगी, मैथ्यू ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। तुमने उसे क्या पहनाया है? दर्द निवारक, सूजन कम करने के लिए मूत्रवर्धक और एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। उसकी आवाज में झुंझलाहट का हल्का सा निशान था। उसे मम्मी की तरह क्यों लपेटा गया है? एम ने होंठ चबाते हुए पूछा। मेरे चेहरे से खून सूख गया। सारा ने जो कुछ भी कर रही थी, उसे रोक दिया और बोलने से पहले मुझे एक नज़र से देखा। चलो इस पर प्रतीक्षा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं। डायना, ये तुम्हारे साथ किसने किया? एक चुड़ैल जिसका नाम सेटू जर्विनेन है। मुझे लगता है कि वह स्वीडिश है। मैंने अपनी बाहें सुरक्षात्मक ढंग से अपनी छाती पर रख लीं। मैथ्यू का मुंह सख्त हो गया और वह आग में और लकड़ियां डालने के लिए काफी देर तक मेरे पास से चला गया। सारा ने कहा, वह स्वीडिश नहीं, बल्कि फिनिश है और काफी शक्तिशाली है। हालांकि अगली बार जब मैं उसे देखूंगी तो वह यही चाहेगी कि उसका जन्म ही न हुआ होता। मैथ्यू ने धीरे से कहा, मेरे काम खत्म होने के बाद उसमें ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, इसलिए अगर तुम उस पर निशाना साधना चाहते हो, तो तुम्हें मुझसे पहले उस तक पहुंचना होगा। और मैं अपनी गति के लिए जाना जाता हूँ। सारा ने उसे एक मूल्यांकनात्मक नज़र से देखा। उसके शब्द सिर्फ एक धमकी थे। मैथ्यू के शब्द कुछ और ही थे। वे एक वादा थे। आपके अलावा डायना का इलाज किसने किया? मेरी माँ और उनकी गृह सहायिका मार्थे। वे पुराने हर्बल उपचार जानते हैं। लेकिन मैं थोड़ा और कर सकती हूँ। सारा ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। जादू टोने के लिए दिन थोड़ा जल्दी है। क्या तुमने पर्याप्त कॉफी पी ली है? मैंने एम की ओर विनती भरी निगाहों से देखा और मन ही मन उससे सारा को बुलाने की विनती की। सारा को इसे ठीक करने दो, प्रिय, एम ने मेरा हाथ पकड़कर उसे कसते हुए कहा। जितनी जल्दी वह ठीक करेगी, उतनी जल्दी तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। सारा के होंठ पहले से ही हिल रहे थे। मैथ्यू मोहित होकर मेरे करीब आ गया। उसने अपनी उंगलियां मेरे चेहरे पर रख दी। नीचे की हड्डी बिजली से झंझना उठी, इससे पहले कि दरार एक झटके से जुड़ जाए। ओह, मैंने अपना गाल पकड़ लिया। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए चुभेगा, सारा ने कहा। तुम इतनी मजबूत थी कि चोट को झेल सकती थी, तुम्हें इलाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
उसने एक पल के लिए मेरे गाल को देखा और मेरे कॉलरबोन पर झुकने से पहले संतोष से सिर हिलाया। इसे ठीक करने के लिए जरूरी बिजली का झटका ज्यादा शक्तिशाली था, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि मोटा था। उसका जूता उतारो, उसने मैथ्यू को निर्देश दिया और स्टिल रूम की ओर चल पड़ी। वह अब तक का सबसे अधिक योग्य चिकित्सा सहायक था, लेकिन उसने बिना किसी शिकायत के उसके आदेशों का पालन किया। जब सारा अपनी एक मरहम की बोतल लेकर लौटी, तो मैथ्यू ने मेरा पैर अपनी जांघ पर टिका दिया। ऊपर मेरे बैग में कैंची हैं, उसने मेरी चाची से कहा। जब वह पोल का ढक्कन खोल रही थी, तो वह उत्सुकता से सूंघ रहा था। क्या मैं जाकर उन्हें ले आऊं? इनकी जरूरत नहीं है। सारा ने कुछ शब्द बुदबुदाए और मेरे टखने की ओर इशारा किया। जालीदार कपड़ा अपने आप खुलने लगा। ये तो बहुत काम की बात है, मैथ्यू ने ईर्ष्या से कहा। दिखावा, मैंने धीमे स्वर में कहा। जब गॉज ने खुद को एक गेंद में लपेटना समाप्त कर लिया, तो सभी की नजरें मेरे टखने पर लौट आईं। यह अभी भी बुरा लग रहा था और रिसना शुरू हो गया था। सारा ने शांति से नए मंत्र पढ़े, हालांकि उसके गालों पर लाल धब्बे उसके अंतर्निहित क्रोध का संकेत दे रहे थे। जब उसने समाप्त किया, तो काले और सफ़ेद निशान गायब हो गए थे, और हालांकि मेरे टखने के चारों ओर अभी भी एक गुस्से वाला घेरा था, जो खुद आकार में काफी छोटा हो गया था। धन्यवाद, सारा। जब वह त्वचा पर ताज़ा मरहम लगा रही थी, तब मैंने अपना पैर मोड़ लिया। तुम 1 हफ्ते तक कोई योगा नहीं करोगी और 3 हफ्ते तक दौड़ भी नहीं सकती, डायना। इसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए आराम और समय की ज़रूरत है। उसने कुछ और कहा और एक ताज़ा गॉज रोल की ओर इशारा किया, जिसे मेरे पैर और टखने के चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया। अद्भुत, मैथ्यू ने अपना सिर हिलाते हुए पुनः कहा। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है यदि मैं हाथ देखूं? बिल्कुल नहीं। वह लगभग उत्सुक लग रहा था। मांसपेशी थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्या आप उसे और त्वचा को ठीक कर सकते हैं? शायद, सारा ने थोड़े से आत्मसंतुष्ट भाव से कहा। 15 मिनट और कुछ दबी हुई गालियों के बाद मेरे हाथ पर सिर्फ एक पतली लाल रेखा थी जो ये बता रही थी कि सतू ने उसे कहाँ काटा था। बहुत बढ़िया काम है, मैथ्यू ने सारा के कौशल की प्रशंसा करने के लिए मेरी बाँह घुमाते हुए कहा। तुम भी। ये बढ़िया सिलाई थी। सारा ने प्यास से एक गिलास पानी पिया। मैंने मैथ्यू की शर्ट की ओर हाथ बढ़ाया। तुम्हें उसकी पीठ का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैं उसे एक दुष्ट पागल गोली मार दी। सारा थक गया है और इसलिए एल हूँ। सारा की नजरें मुझसे हटकर पिशाच पर चली गईं। मैथ्यू, उसने पूछा और मुझे सबसे निचले पायदान पर ला खड़ा किया। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका भी इलाज करो, उसने मुझसे नजरें हटाए बिना कहा। नहीं, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी शर्ट को अपनी छाती से चिपकाते हुए। वह मेरे सामने झुक गया, मेरे घुटनों पर हाथ रखे। तुमने देखा है कि सारा क्या कर सकती है। अगर तुम उसकी मदद लोगे तो तुम्हारी रिकवरी जल्दी होगी। ठीक हो ना? कोई भी जादू टोना मुझे लापियरे से उबरने में मदद नहीं कर सकता था। कृपया, मोन कोएर। मैथ्यू ने धीरे से अपनी मुड़ी हुई शर्ट मेरे हाथों से छुड़ाई। अनिच्छा से मैंने सहमति दे दी। जब एम और सारा मेरी पीठ का अध्ययन करने के लिए इधर उधर घूमे, तो मुझे चुड़ैलों की तरह झुनझुनी हुई और मेरी सहज प्रवृत्ति ने मुझे भागने के लिए प्रेरित किया। मैंने अंधाधुंध मैथ्यू की ओर हाथ बढ़ाया और उसने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। मैं यहाँ हूँ, उसने मुझे आश्वस्त किया जबकि सारा ने अपना पहला मंत्र बुदबुदाया। मेरी रीढ़ की हड्डी के साथ धुंध की पट्टियाँ अलग हो गईं, उसके शब्द आसानी से उनमें से निकल गए। एम की तेज सांस और सारा की चुप्पी से मुझे पता चल गया कि निशान कब दिखाई देने लगे थे। यह एक प्रारंभिक मंत्र है, सारा ने गुस्से से कहा, मेरी पीठ को घूरते हुए। आप इसे जीवित प्राणियों पर प्रयोग नहीं करते हैं। वह आपको मार सकती थी। वह मेरा जादू बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी जैसे मैं कोई पिकाटा था। मेरी पीठ खुली हुई थी, मेरी भावनाएं फिर से बेतहाशा बह रही थीं और मैं पेड़ से लटकने के विचार से लगभग हंस पड़ा, जबकि एक द्वी आंखों पर पट्टी बांधे सातू मुझे एक छड़ी से झुलसा रहा था। मैथ्यू ने मेरे बढ़ते उन्माद को देखा।
जितनी जल्दी तुम ये कर सको उतना अच्छा है, सारा। बेशक, तुम्हें जल्दी नहीं करनी है, उसने जल्दी से कहा। मैं आसानी से कल्पना कर सकता था कि उसे कैसा लगा होगा। हम सतू के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। सारा द्वारा इस्तेमाल की गई हर जादू टोना मुझे सतू की याद दिलाती थी, और मेरे पीछे दो चुड़ैलों के खड़े होने से मेरे विचारों को लापियरे की ओर लौटने से रोकना असंभव हो गया। मैंने अपने अंदर और गहराई से सुरक्षा के लिए दफन किया और अपने दिमाग को सुन्न कर दिया। सारा ने और जादू किया, लेकिन मैं और नहीं सह सकता था और अपनी आत्मा को बहते हुए बेच सकता था। क्या आपका काम लगभग पूरा हो गया है? मैथ्यू ने चिंता से भरी आवाज में कहा। 2 निशान हैं। मैं उनके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वे निशान छोड़ देंगे। यहाँ, सारा ने मेरे कंधे की हड्डियों के बीच एक तारे की रेखा खींचते हुए कहा, और यहाँ। उसकी उंगलियां मेरी पीठ के निचले हिस्से तक चली गईं, पसलियों से पसलियों तक और बीच में मेरी कमर तक पहुंच गईं। मेरा दिमाग अब खाली नहीं था, बल्कि सारा के हाव भाव से मेल खाती एक तस्वीर से भर गया था। एक अर्धचंद्र के ऊपर लटका हुआ एक तारा। उन्हें संदेह है, मैथ्यू, मैंने चिल्लाते हुए कहा, डर के मारे स्टूल पर जम गया। मैथ्यू के दराज भर सील मेरी यादों में तैर गए। उन्हें इतनी पूरी तरह से छिपाया गया था। मैं सहज रूप से जानता था कि शूरवीरों का आदेश भी उतना ही गहराई से छिपा हुआ होगा। लेकिन सतू को उनके बारे में पता था, जिसका मतलब था कि शायद संघ की अन्य चुड़ैलों को भी पता था। मेरी प्रिय, यह क्या है? मैथ्यू ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखकर उसे अपनी बात सुनाने की कोशिश की। जब मैंने तुम्हें सौंपने से मना कर दिया, तो सतू ने मुझे अपनी मुहर से चिन्हित कर दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में घुमाया, मेरे खुले हुए शरीर को जितना हो सके उतना सुरक्षित रखा। जब उसने देखा कि वहाँ क्या लिखा हुआ था, तो मैथ्यू शांत हो गया। उन्हें अब संदेह नहीं रहा। आखिरकार उन्हें पता चल गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सारा ने पूछा। क्या मुझे डायना की शर्ट मिल सकती है? मुझे नहीं लगता कि निशान बहुत बुरे होंगे, मेरी चाची ने कुछ हद तक बचाव करते हुए कहा। शर्ट? मैथ्यू की आवाज ठंडी थी। एम ने उसे फेंक दिया। मैथ्यू ने आस्तीन को धीरे से मेरी बाहों पर खींचा, किनारों को सामने की ओर खींचा। वो अपनी आंखें छिपा रहा था, उसके माथे की नसें धड़क रही थीं। मुझे बहुत खेद है, मैंने धीरे से कहा। तुम्हें किसी बात का अफसोस नहीं है? उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। कोई भी पिशाच जान जाएगा कि तुम मेरी हो, चाहे तुम्हारी पीठ पर यह निशान हो या न हो। सतू ये सुनिश्चित करना चाहता था कि हर दूसरा प्राणी भी जानता हो कि तुम किसकी हो। जब मेरा पुनर्जन्म हुआ, तो वे उन महिलाओं के सिर के बाल काट देते थे, जो अपना शरीर दुश्मन को दे देती थीं। ये देशद्रोहियों को बेनकाब करने का एक भद्दा तरीका था। ये भी इससे अलग नहीं है। उसने दूर देखा। क्या यसब्यू ने तुम्हें बताया? नहीं, मैं कागज ढूंढ रहा था और मुझे दराज मिल गई। क्या हो रहा है? साराह ने झल्ला कर कहा। मैंने आपकी निजता का अतिक्रमण किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने फुसफुसाते हुए उसकी बाहों को पकड़ लिया। वह दूर हट गया और मुझे अविश्वसनीय रूप से घूरता रहा, फिर मेरी चोटों की परवाह किए बिना मुझे अपनी छाती से दबा लिया। शुक्र है, सारा की जादू टोना का मतलब था कि बहुत कम दर्द था। क्राइस्ट, डायना। सतू ने तुम्हें बताया कि मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे घर का पीछा करता रहा और तुम्हारे कमरे में घुस गया। इसके अलावा, मैं तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकता हूँ कि तुमने खुद ही पता लगा लिया जो मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। रसोईघर में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, जिससे बर्तन खनकने लगे। जब आवाज शांत हो गई, तो सारा बोली, अगर कोई हमें तुरंत नहीं बताएगा कि क्या हो रहा है, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। उसके होठों पर एक जादू सा उभर आया। मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं और हवाएं मेरे पैरों के चारों ओर घूमने लगीं। पीछे हट जाओ, सारा। हवा मेरी नसों में गर्जना कर रही थी और मैं सारा और मैथ्यू के बीच मैं आ गया। मेरी चाची बड़बड़ाती रही और मेरी आंखें सिकुड़ गईं। एम ने घबराकर सारा की बांह पर हाथ रखा। उसे धक्का मत दो, वह नियंत्रण में नहीं है।
मैं अपने बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में तीर देख सकता था। वे भारी लग रहे थे, फिर भी अजीब तरह से जाने पहचाने लग रहे थे। कुछ कदम दूर सारा मेरी नजरों में थी। बिना किसी डर के, झिझकते हुए मेरी बाहें ऊपर उठी और गोली चलाने की तैयारी में फैल गईं। मेरी चाची ने बीच में ही बड़बड़ाना बंद कर दिया। हे भगवान, उसने आश्चर्य से एम की ओर देखते हुए कहा। प्रिया, आग बुझा दो। एम ने आत्मसमर्पण का संकेत दिया। उलझन में पड़कर मैंने अपने हाथों की दोबारा जांच की। उनमें कोई आग नहीं थी। अंदर नहीं। अगर तुम जादू टोना करना चाहते हो तो हम बाहर जाएंगे, एम ने कहा। कैम नीचे। डायना, मैथ्यू ने मेरी कोहनियों को मेरे बगल में दबा दिया और धनुष और बाण से जुड़ा भारीपन गायब हो गया। मुझे ये पसंद नहीं जब वो तुम्हें धमकाती है। मेरी आवाज गूंजती हुई और अजीब लग रही थी। सारा मुझे धमका नहीं रही थी। वो बस ये जानना चाहती थी कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। हमें उसे बताना होगा, लेकिन यह एक रहस्य है, मैंने उलझन में कहा। हमें अपने रहस्यों को सभी से छिपाना था, चाहे वे मेरी क्षमताओं से संबंधित हो या मैथ्यू के शूरवीरों से। अब कोई रहस्य नहीं, उसने मेरी गर्दन पर अपनी सांस टिकाते हुए दृढ़ता से कहा। वे हम दोनों के लिए अच्छे नहीं हैं। जब हवाएं थम गईं, तो उसने मुझे अपने से सटा लिया। क्या वह हमेशा ऐसी ही रहती है, जंगली और बेकाबू? सारा ने पूछा। आपकी भतीजी ने बहुत बढ़िया काम किया, मैथ्यू ने मुझे पकड़ते हुए कहा। सारा और मैथ्यू रसोईघर के फर्श पर आमने सामने आ गए। मुझे लगता है जब उनकी खामोश लड़ाई समाप्त हो गई तो उसने बहुत ही खराब तरीके से स्वीकार किया, हालांकि तुमने हमें बताया होगा कि तुम डायन वंश को नियंत्रित कर सकती हो, डायना। यह कोई सामान्य योग्यता नहीं है। मैं कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अचानक मैं थक गया और अब और खड़ा नहीं होना चाहता था। मेरे पैर सहमत हो गए और मुड़ने लगे। ऊपर, उसने कहा। उसके स्वर में कोई बहस नहीं थी। हम ये बातचीत वहीं समाप्त करेंगे। मेरे माता पिता के कमरे में मुझे दर्द निवारक और एंटीबायोटिक्स की एक और खुराक देने के बाद मैथ्यू ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने मेरी मौसी को सतू के निशान के बारे में और बताया। मैथ्यू की आवाज़ के करीब होने के लिए तबीथा मेरे पैरों पर बैठ गई। सतू ने डायना की पीठ पर जो निशान छोड़ा है, वह उस संगठन का है जिसे मेरे परिवार ने कई साल पहले शुरू किया था। ज्यादातर लोग इसे बहुत पहले ही भूल चुके हैं, और जो नहीं भूले हैं, उन्हें लगता है कि यह अब अस्तित्व में नहीं है। हम उस भ्रम को बनाए रखना चाहते हैं। उसकी पीठ पर सितारे और चांद के साथ, सतू ने आपकी भतीजी को मेरी संपत्ति के रूप में चिन्हित किया और ये बताया कि चुड़ैलों ने मेरे परिवार के रहस्य को खोज लिया है। क्या इस गुप्त संगठन का कोई नाम है? सारा ने पूछा। आपको उन्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैथ्यू, मैंने उसका हाथ थाम लिया। लाजरस के शूरवीरों के बारे में बहुत कुछ बताने से खतरा था। मैं इसे महसूस कर सकता था, एक काले बादल की तरह मेरे चारों ओर फैल रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि यह सारा और एम को भी अपनी गिरफ्त में ले ले। बेथनी के लाजरस के शूरवीर, उसने जल्दी से कहा, जैसे उसे डर हो कि वह अपना संकल्प खो देगा। यह एक पुराना शूरवीर आदेश है। सारा ने खर्राटे भरे। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। क्या वे कोलंबस के शूरवीरों की तरह हैं? वनेडा में उनका एक अध्याय है। नहीं, वास्तव में नहीं, मैथ्यू का मुंह फड़क उठा। लाजरस के शूरवीरों का इतिहास धर्मयुद्धों से जुड़ा है। क्या हमने धर्मयुद्ध के बारे में एक टेलीविजन कार्यक्रम नहीं देखा था जिसमें शूरवीरों का एक आदेश था? एम ने सारा से पूछा। टेम्पलर्स, लेकिन ये सभी षड्यंत्र सिद्धांत बकवास हैं। अब टेम्पलर्स जैसी कोई चीज नहीं है, सारा ने दृढ़ता से कहा। वहाँ चुड़ैलों और पिशाचों का होना भी मना है, सारा, मैंने कहा। मैथ्यू ने मेरी कलाई पकड़ ली, उसकी उंगलियां मेरी नाड़ी को ठंडा कर रही थीं। फिलहाल ये बातचीत खत्म हो चुकी है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। इस बारे में बात करने के लिए अभी बहुत समय है कि लाजरस के शूरवीर मौजूद हैं या नहीं। मैथ्यू ने अनिच्छुक एम और सारा को बाहर निकाला। एक बार जब मेरी चाची हॉल में आ गईं, तो घर ने मामले को अपने हाथों में ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ताला फ्रेम में घिस गया।
मेरे पास उस कमरे की चाबी नहीं है, सारा ने मैथ्यू को पुकारा। मैथ्यू बेफिक्र होकर बिस्तर पर चढ़ गया और मुझे अपनी बांह की कोहनी में खींच लिया ताकि मेरा सिर उसके दिल पर टिका रहे। जब भी मैंने बोलने की कोशिश की, उसने मुझे चुप करा दिया। बाद में वह बार बार दोहराता रहा। उसका दिल एक बार धड़का और फिर कई मिनट बाद फिर से धड़का। इससे पहले कि वह तीसरी बार धड़क पाता, मैं गहरी नींद में सो गया।